हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हत्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक फ्रिज 40 टुकड़े। बेंगलुरु के फ्रिज में 19 दिनों तक टुकड़ों में बंद महालक्ष्मी की लाश। बेंगलुरु के व्यालीकावल इलाके के 6th क्रॉस पाइपलाइन रोड में मौजूद इस 3 मंजिला बिल्डिंग का ये वो एक कमरा है जिसने अपने अंदर से एक और श्रद्धा को उगला है। इस कमरे में रखे 165 लीटर मॉडल के सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी करीब 30 से 40 टुकड़ों में बंद थी। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर इस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दहला देने वाला क्राइम सीन देखा हो। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाज़ा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी की शक्ल में एक नई किराएदार आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि हर रोज वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ और बहन इसी बेंगलुरु में रहा करते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो जाता है। उसकी माँ और बहन लगातार फोन करते हैं पर बात होती ही नहीं। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फ़ोन नंबर दिया था। मकान मालिक महालक्ष्मी की मां को फ़ोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जाती है। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के साथ घर पहुंच जाती है। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागते हैं। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल के लिए CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई रिसीव किया गया। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। महालक्ष्मी के जिंदगी में बेशक कई दोस्त हों, लेकिन उसके साथ काम करने वाला मुक्ति रंजन रॉय सिर्फ और सिर्फ उसे ही चाहता था। वो महालक्ष्मी को लेकर पूरी तरह कमिटेड था, मगर इस लव स्टोरी में सबसे अजीब और दर्दनाक ट्विस्ट तब आया जब मुक्ति रंजय रॉय की नज़र एक रोज़ महालक्ष्मी के मोबाइल फ़ोन पर पड़ गई।
असल में महालक्ष्मी के मोबाइल में उसकी कई और लोगों के साथ तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को देखकर मुक्ति रंजन का दिमाग खराब हो गया। उसने इस मामले में महालक्ष्मी से बात की और यहीं से दोनों की लव स्टोरी में दरार पड़ गई। असल में मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था, उसे इसके लिए राजी करने में लगा था, जबकि महालक्ष्मी लगातार उसे टाल रही थी। 3 सितंबर यानी कत्ल वाली रात भी दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत कुछ इन्हीं वजह से हुई। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर में मौजूद था, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महालक्ष्मी उसे मना कर रही थी। महालक्ष्मी पहले से शादीशुदा तो थी ही, उसके पति ने उसके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी, जिसमें उसने बताया था कि महालक्ष्मी के अशरफ नाम के एक लड़के के साथ भी रिश्ते हैं। महालक्ष्मी की जिंदगी में आने के बाद अब मुक्ति रंजन को भी उसका ये सच का पता चल चुका था, और ऐसे में जब महालक्ष्मी उससे शादी के लिए इनकार कर रही थी, तो मुक्ति रंजन ने समझा कि शायद अलग अलग लोगों से अफेयर के चलते वो उसे रिजेक्ट कर रही है, जबकि दूसरी तरफ मुक्ति रंजन न सिर्फ महालक्ष्मी पर अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा था, बल्कि उसे महंगे तोहफे भी दिया करता था, और अब वो उसे लेकर महालक्ष्मी के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा सुसाइड नोट में भी खुलासा हुआ था कि वो महालक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन वो उसके प्यार को इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि वो उसे केस में फंसाने की धमकी तक दे रही थी। मामले की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन के छोटे भाई स्मृति रंजन रॉय के हवाले से ये बातें पता चली हैं। दरअसल महालक्ष्मी के कत्ल से पहले मुक्ति रंजन ने अपने भाई से अपनी निजी जिंदगी में चल रही इस उथल-पुथल की स्टोरी शेयर की थी। महालक्ष्मी को जानने वाले लोगों ने पुलिस को बताया है कि वो बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी और मन मुताबिक बात नहीं होने पर लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाती थी। कई बार बात मारपीट तक भी पहुंच जाती थी, और महालक्ष्मी के खिलाफ पुलिस को दी गई एक शिकायत में उसके पति हेमंत दास ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 और 4 सितंबर की दरमियानी रात को अलग अलग लोगों से महालक्ष्मी की दोस्ती, शादी, रुपये पैसों की लेन देन समेत कई मसलों को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई हाथ-पाए तक पहुंच गई। महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन पर हमला कर दिया, लेकिन शरीर से तगड़े मुक्ति रंजन ने जब महालक्ष्मी पर पलटवार किया, तो फिर उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद उसने गुस्से में महालक्ष्मी का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन इंसानियत की तमाम हदों से नीचे गिरकर महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने जैसा भयानक काम अभी बाकी था। 3 सितंबर की रात को महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद मुक्ति रंजन पूरी रात उसकी लाश के साथ उसके मकान में ही बैठा रहा। वो सारी रात लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा, दिमाग दौड़ाता रहा, और फिर 4 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे वो महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए एक बड़ा सा चाकू खरीदने के इरादे से घर से निकला। 4 सितंबर को मुक्ति रंजन के घर से बाहर निकलने और फिर चाकू खरीदकर वापस लौटने की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस को तफ्तीश में पता चला है कि कत्ल के बाद 3 और 4 की रात को मुक्ति ने लाश ठिकाने लगाने का आइडिया तलाशने के लिए रात भर कई वीडियोस देखे, और सूत्रों की माने तो इसी कड़ी में श्रद्धा मर्डर केस के कुछ वीडियोस पर उसकी निगाहें गईं,
जिनमें आरोपी आफताब पूनावाला को श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर उन्हें किश्तों में ठिकाने लगाने के बारे में बताया गया था और बस यहीं से मुक्ति रंजन को भी महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने का ख्याल आया और वो अगले दिन सुबह बाजार से एक बड़ा सा चाकू खरीद कर लाया। लाश के टुकड़े करने से पहले वो उस चाकू के कवर को घर से बाहर फेंकता हुआ भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मुक्ति रंजन लाश के टुकड़े कर उन्हें महालक्ष्मी के घर में पड़े एक सूटकेस में डालकर उसे ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन लाश के टुकड़े करने के उसकी हिम्मत जवाब दे गई और फिर उसने अपना आगे का प्लान रद्द कर दिया। उसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंसा और महालक्ष्मी के घर से फरार हो गया। इस तरह महालक्ष्मी के कत्ल की भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया और अंडरग्राउंड हो गया। उधर बेंगलुरु में ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास रहने वाले मुक्ति रंजन का छोटा भाई स्मृति रंजन लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। बाद में जब मुक्ति रंजन ने अपने फोन ऑन किया तो स्मृति ने उसे कॉल कर अपना फोन स्विच ऑफ कर लेने की वजह पूछी और तभी मुक्ति रंजन ने अपने भाई को बताया कि उसने अपनी पार्टनर महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। मुक्ति ने अपने भाई से कहा कि वो भी फौरन अपना कमरा खाली कर कहीं और चला जाए, बाकी बातें वो बाद में उसे मिलकर बताएगा। उसने अपने भाई से उड़ीसा भागने के प्लान के बारे में भी बताया था और अपनी फरारी काटने के लिए कुछ रुपये भी उधार मांगे थे, लेकिन जब कत्ल का खुलासा हुआ, पुलिस की मुक्ति के भाई से बात हुई और मुक्ति की तलाश शुरू हुई, तो पुलिस को मुक्ति का पहला लोकेशन पश्चिम बंगाल का मिला। इसके बाद पुलिस पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मुक्ति रंजन की तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली।